हेलो बच्चों, आज हम करेंगे। अब तक हमने की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली कविता को हमने देखा था, पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संध्या सुंदरी की। एक सुंदरी की तरह संध्या है, वो रात्रि से पहले आने के समय ऐसी लगती है कि धीरे धीरे आकाश से उतरती हुई एक परी सी कोई संध्या सुंदरी है, वो उतर रही है धरती पर। उसके आने से क्या क्या होता है और किस तरह से वो आती है, उसका वर्णन यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। तो हम देखते हैं, पहला ही पद उनका क्या है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तो यहाँ कविवर निराला कहते हैं कि दिन की समाप्ति के समय, दिवसावसान का समय, दिन की समाप्ति के समय, सूर्यास्त जाने मेघों से घिरे हुए आकाश से और मेघ में आसमान से, तो मेघों से घिरे हुए आसमान से संध्या सुंदरी परी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे नीचे आ रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। उस संध्या सुंदरी ने अंधकार रूपी श्यामल परिधान धारण कर रखा है। तिमिरांचल का यानी तिमिर अंधकार का आंचल उसने धारण कर रखा है। चंचलता का नहीं कहीं आभास, और साथ ही जिसमें थोड़ी भी चंचलता या अस्थिरता नहीं है, आभास नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, और उसमें शब्द रहित सघनता व्याप्त है। उस संध्या सुंदरी के दोनों अधर अत्यंत मधुर हैं, यानी आकाश और जो धरती है उसके दोनों अधर के बीच का संध्या सुंदरी का वर्णन है, किस तरह से दोनों के बीच में आती है वो। तो उसके दोनों अधर हैं, वो बड़े ही मधुर हैं, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। उनमें अतिशय मादकता तो है, परंतु वे कुछ गंभीर हैं। इस कारण उनमें हंसी और श्रृंगार विलास जरा भी नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, जब संध्या होती है तब आप देखते हो एक तारा निकलता है और वो संध्या का आभास करवाता है। तो इस कारण तो, परंतु वे कुछ गंभीर चलते हैं दोबारा, किंतु गंभीर नहीं है उनमें सॉरी बच्चों। हंसता है तो केवल तारा एक, वह और उसके आने पर संध्या के इस तरह के नीरव व शांत वातावरण में केवल एक तारा ही आकाश में चमक रहा है, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। संध्या सुंदरी के, क्योंकि रात्रि आएगी उसके बाद में, तो संध्या सुंदरी के घुंघराले काले काले बालों में वह तारा ऐसा लगता है मानो शीश फूल की तरह उसके बालों में गूंथा हुआ है। वह तारा अपनी निर्मल आभा से अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक कर रहा है। अर्थात अपने मानो वह तारा अपने प्रकाश से, अपने जितनी उसकी क्षमता है प्रकाश से, अपने हृदय राज्य रानी का मानो वो अभिषेक या स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पर है तत्सम शब्दावली है, मुक्त छंद शैली है, उपमा एवं रूपक अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है। अगला है अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छां सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई राग अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं फिर वो अलसता की सी लता, सूर्यास्त के बाद गगन मंडल में संध्या सुंदरी जब धीरे धीरे उतर रही है तो मानो उस समय वह आलस्य की एक लता सी दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही संध्या होती है रात्रि आएगी तो एक अलसता का, मानो आलस्य का एक सूचक है, तो एक लता सी दिखाई देती है। किंतु कोमलता की वह कली, किंतु कोमलता की वह कली के समान लगती है। सखी नीरवता के कंधे डाले बाह, अब वो अलसा जाता है व्यक्ति, जब कोमल होता है तो किसी न किसी का सहारा लेता है, तो इस कारण वह अलसाई हुई और कमनी, वह अलसाई हुई बाला या लता मानो धीरे धीरे अपनी अलसाई हुई और उन्मादी से प्रतीत होने वाली अपनी सखी
सखी नीरवता के अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डाले हुए छांसी अंबर पथ से चली, मानो आकाश रूपी मार्ग पर छाया की तरह चल रही है। कि वो किस पर है? नीरवता पर, शांति पर, मानो अपनी बाहें डाल करके, अपना उसका सहारा लेकर, अपनी भुजाओं को उस पर लपेट करके वो धीरे धीरे आकाश मार्ग से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। और कवि कहता है कि सांध्य सुंदरी चुपचाप जा रही है, आकाश मार्ग की ओर से आती है, तो इस समय उसके हाथों में कोई वीणा भी नहीं बज रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप तथा कोई प्रेम युक्त गान के मधुर स्वर का आलाप भी व्यक्त नहीं हो रहा है। नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। अब संध्या सुंदरी कहा है तो सुंदरी के तो ये चिन्ह होते हैं सारे श्रृंगार की, अर्थात संध्या काल के समय सारा वातावरण एकदम शांत और निस्तब्ध हो गया है, उसमें अत्यंत नीरवता व्याप्त है। इस कारण संध्या के समय समग्र सृष्टि में एक अव्यक्त मौन सा व्याप्त हो गया है और सर्वत्र एक शब्द। नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, उसके नूपुरों में भी कोई रुंझुन नहीं दिखाई देती, अर्थात वो जब सिर्फ अव्यक्त शब्द सा, वो जब संध्या सुंदरी धीरे धीरे आ रही है तो मानो उसने ही समस्त सृष्टि को है एक अव्यक्त मौन सा है वो कर दिया है, व्याप्त हो गया है और सर्वत्र एक शब्द छा गया है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा जो कहीं सुनाई नहीं देता है। इस तरह का अव्यक्त शब्द जो कहीं व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देता है, वो ऐसा शब्द है चुप चुप चुप, केवल चुप छाया हुआ है गूंज रहा सब कहीं भाव्य, और यही चारों ओर सुनाई देता है। भाव्य की संध्या रूपी नायिका के विश्राम करने पर सारा वातावरण है वो स्वतः ही शांत हो गया है और संपूर्ण सृष्टि एकदम चुप सी हो गई है। इसमें समासोक्ति अलंकार है और चित्रात्मकता एवं लक्षणा शैली का प्रयोग किया गया है। आगे हम चलते हैं। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अब उसने बताया कि जैसे संध्या आती है तो सबको अपने में लील रही है, अपने में समेट रही है, तो कहाँ कहाँ उसका है वो चुप शब्द सुनाई देता है। आगे कवि कह रहे हैं कि व्योम मंडल में जगती तल में, वह संध्या सुंदरी संपूर्ण आकाश में और धरती पर, व्योम मंडल मतलब आकाश और जगती मतलब धरती तल पर मानो विश्राम करने लग गई है। सोई हुई है शांत सरोवर पर उस अमल कमलिन दल में, और वह तरंगों से रहित मतलब शांत और शांत एवं निर्मल सरोवर में विकसित स्वच्छ कमलनियों के पत्तों पर सो गई है। यानी वो जब पड़ती है तो आकाश के मार्ग से आ रही है, धरती पर आ रही है और तालाब के अंदर खिली हुई कमलनियों के पत्तों पर छाई हुई है या छा रही है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, और वह संध्या रूपी सुंदरी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व करने वाली नदी के अत्यंत विस्तृत वक्ष स्थल पर, अर्थात नदी के विस्तृत तटों वाले जल प्रवाह में विश्राम कर रही है। और जो नदियों के तट थे जो हलचल पैदा करते थे, जो कभी कभी मछुआरे जा रहे हैं, कभी कोई आवागमन हो रहा है, कभी कोई नावें चल रही है, तो ऐसे तट पर वो मानो वक्ष स्थल हो वो नदी का किनारा या नदी का वह तट, और उस पर वो विश्राम कर रही हो। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, और वह धीर वीर और गंभीर हिमालय के स्थिर मजबूत शिखर पर विश्राम करने लगी है। तो पहले धीरे धीरे कहाँ उतरी, सरोवर के कमलिनी के पत्तों पर छाई, फिर वहाँ से निकल करके वो नदी के वक्ष स्थल पर गई, फिर वहाँ से निकल कर वो हिमालय की ऊंची चोटी पर है वो दिखाई दी, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। और अब वह संध्या सुंदरी उद्दाम तरंगों के आघात से प्रलयकालीन बादलों के समान गर्जन करने वाले विशाल सागर में विश्राम करने लग गई। और फिर अंत में वो कहाँ दिखाई दी, समुद्र में, क्योंकि सूरज जब ढलता है और धीरे धीरे जब संध्या सुंदरी वो जो लालिमा छाती है वो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे पसरती है, तो फिर वो अंत में सागर में, विशाल सागर में समा गई या विश्राम करने लगी। क्षिति में जल में नभ में अनल में, इस तरह धरती पर, क्षिति मतलब धरती पर, जल राशि में, आकाश में, वायु में और अग्नि में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं।
और इस तरह से संपूर्ण सृष्टि में वह विश्राम करती हुई सी प्रतीत हो रही है। इस कारण अब सारी सृष्टि में अव्यक्त और मौन व्याप्त है और सर्वत्र मात्र एक ही शब्द गूंज रहा है कि वो है शांत, चुप, चुप, मात्र चुप। तो यहाँ पर भी रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और अगला है पदबंध है हमारा अंतिम। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विराकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अब आगे कवि कहते हैं कि उसके आने पर और कहाँ कहाँ क्या क्या असर होता है, कि कवि वर्णन करता है कि और क्या है, कुछ नहीं, कि संध्या का निस्तब्ध वातावरण हो जाने पर सब और कुछ भी हलचल नहीं दिखाई देती है। और क्या है, तब संध्या वस्तुतः शराब की नदी बहाती आती है, मदिरा की वह नदी बहाती आती, यानी चारों ओर एक नशा होता है कि अब रात्रि होगी, सोएंगे, यानी ऐसे चारों ओर है वो रात्रि के आगोश में चले जाएंगे व्यक्ति, विश्राम के आगोश में चला जाएगा व्यक्ति। तो और वो क्या है, कुछ नहीं, वो कहता है इसके आने के बाद में और क्या बचता है, हलचल कुछ नहीं रहेगी। मदिरा की वह नदी बहाती आती, मानो मदिरा की ही एक नदी बहाती हुई वह आ रही है। थके हुए जीवों को वैसा स्नेह, जिसके नशे से सारे प्राणी मादकता युक्त निद्रा में निमग्न हो जाते हैं, तो वे सारे ही थके हुए जीवों को अपनी मदिरा का पान करवाती है, प्रेम से मदिरा का पान करवाती है। प्याला वह एक पिलाती और उन्हें अपने स्नेहपूर्वक अपनी गोद में सुलाती है, प्याला पिलाती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपनी गोद में उसे सुला लेती है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने और उन्हें निद्रावस्था में ऐसे अगणित मधुर सपने दिखलाती है जो उनकी विस्मृति में खो गए थे, जो उनकी यादों से परे हो गए थे। कवि का अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब आधी रात हो जाती है तो संध्या रूपी नायिका उस निस्तब्ध निश्चल वातावरण में एकदम लीन हो जाती है, क्योंकि जब रात्रि आती है तो संध्या अपने आप हट जाती है, चली जाती है। तो रात्रि के आने पर मानो उसके निस्तब्ध निश्चल वातावरण में वो कहीं लीन हो जाती है। कवि का बढ़ जाता अनुराग और एकदम सो जाती है। फलस्वरूप समस्त प्राकृतिक परिवेश में है निस्तब्धता और वो शांति और एक आलस्य और छा जाता है। और ऐसे में है कवि के हृदय में प्रेम का भाव का उद्रेक हो जाता है, प्रेम भाव बढ़ जाता है और विरहाकुल कमनीय कंठ से, और तब उसके विरह व्यथित मधुर मादक कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, और अपने आप ही रात्रि के अंतिम प्रहर की लालिमा का सूचक विरह गीत निकल पड़ता है। तो कहते हैं ऐसे जब संध्या लीन हो जाती है रात्रि में और जब कोई कवि है उसका मन में है प्रेम बढ़ जाता है और वह विरहाकुल विरह में आतुर अपने कंठ से जब कुछ मधुर कंठ से जब कुछ गाता है तब आप निकल पड़ता तब एक विहाग, तब उसके अपने आप स्वतः ही उसके हृदय से एक विरह का गीत निकल पड़ता है। तत्सम शब्दावली है और अनुप्रास और रूपक और वही समासोक्ति अलंकार है। तो आपका आज बच्चों हमने निराला जी को पूर्ण किया है। कल हम सुमित्रा नंदन पंत पढ़ेंगे। धन्यवाद।